हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा मेंस आंसर राइटिंग के क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग किसी और प्रश्न का देखेंगे। इससे पहले हम लोग कई प्रश्नों के आंसर का विश्लेषण कर चुके हैं। आप सबको पता है कि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो कॉपी है, ये आपके ही जैसे किसी स्टूडेंट का लिखा हुआ है। ये किसी टीचर के द्वारा नहीं लिखा गया है, किसी स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है। और सबसे पहले मैं उस स्टूडेंट का परिचय दे दूं जिसका ये कॉपी है। तो उस स्टूडेंट के जो नाम है वो है नीरज कुमार। और ये स्टूडेंट अब स्टूडेंट ना होकर के ये ऑफिसर बन चुके हैं। ये बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट में इनको सफलता मिली और इन्हें असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर मिला। एपीओ प्राप्त हुए हैं, ये एपीओ पद पे पहुँचे हैं। तो नीरज कुमार जी जो कि अब बीपीएससी 67 के द्वारा ऑफिसर बन चुके हैं, उनका ही ये कॉपी है। हम लोग उनके कॉपी के माध्यम से समझेंगे कि प्रश्नों के उत्तर लिखने में, सिविल सर्विस के लेखनाभ्यास में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये कॉपी जरूर बीपीएससी 67 के लिए, लेकिन मैं जो अभी आप लोगों को बताऊंगा केवल बीपीएससी के लिए नहीं, बल्कि वो आप किसी भी सिविल सर्विस की मेंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, किसी भी हो, आप उन सब के लिए वो बातें सामान्य रूप से लागू होगी। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं प्रश्न को। इनका प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण को बताएं। प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए संविधान के गुण एवं अवगुण। पहली नज़र में क्वेश्चन दो पार्ट में बटा नजर आ रहा है। एक विशेषताओं का वर्णन, दूसरा गुण एवं अवगुण को बताना। लेकिन यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखें, क्वेश्चन एक पार्ट में है। क्या? तो संविधान के गुण एवं अवगुण। तो सवाल है कि ये विशेषता कहाँ चला गया। तो ये आपको सस्पेंस क्रिएट किया गया, ये आपको फंसाने के लिए। यही आपका जो होता है माइंड का टेस्ट हो रहा है, आपके माइंड आईक्यू का टेस्ट लिया जा रहा है। तो देखिए बात ये है, गुण एवं अवगुण क्या है। विशेषता का पाठ गुण एवं अवगुण ही तो है। विशेषता को हम लोग कैसे बांट के पढ़ते हैं? गुण एवं अवगुण में विशेषता यानी कि जिसमें कोई विशेष बात हो। उदाहरण के तौर के, जैसे आप सब स्टूडेंट हैं, तो क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिसको तेज गति से लिखने की आदत होती है, वो उसका विशेष बात है कि वो तेज गति से लिख सकता है। अब उसका दो साथी है, एक साथी और है जो कि तेज गति से लिख सकता है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, अपने साथी का वो विशेषता गुण हो गया। और दूसरा साथी वो बेचारा शुरू लिख रहा, अब सब लिख लिया, वो बेचारा रह गया, तो वो क्या होता है, उसके लिए अपने साथी का जो वो विशेषता है तेज गति से लिखना, वो उसको अवगुण नजर आता है। कहानी सब कुछ एक विशेषता एक ही है, वह तेज गति से लिख सकता है, लेकिन किसी के लिए वो गुण बन गया, किसी के लिए अवगुण बन गया। कहते ना, नजरिए की बात है, बस बिल्कुल वही बात होती है। गुण अवगुण नजरिए की बात है। तो हम लोगों को यानी कि प्रश्न का सिंपल सा है, भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण को बताना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो नीरज जी जो कि अब ऑफिसर बन चुके हैं, इन्होंने क्या उत्तर दिए थे और उनके उत्तर में क्या सही है क्या गलत है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट बता दूं पहले ही कि ये कॉपी में अभी बहुत सारी गलतियां निकलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं बीपीएससी ने किसी गलत स्टूडेंट को या फिर वैसे स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं उनको ऑफिसर बना लिया। ये कॉपी बीपीएससी में जो वो आंसर लिखा वो नहीं है, वो जब क्लास के दौरान यानी जब वो सीख रहा था, जब हमारे यहाँ वो पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, अपने आप को जब वो इम्प्रूव कर रहे थे, तभी का है। तो ये कॉपी में जो गलतियाँ निकलेगी, ये एक प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से 100% परफेक्ट नहीं होता है, वो लगातार मेहनत प्रयास से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नीरज जी ने क्या किए हैं। सवाल था भारतीय संविधान, इन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान जनसाधारण द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित एवं बुनियादी लिखित दस्तावेज है, जिसके माध्यम से शासन की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत गठित संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 के पहले बैठक से 24 जनवरी 1950 ईस्वी के अंतिम बैठक तक में भारतीय संविधान को एक स्वरूप प्रदान किया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि 2 मिस्टेक रहा। पहला मिस्टेक क्या है कि सबसे पहले इन्हें नीरज जी को संविधान का परिचय देना था, संक्षेप में 2 लाइन में। आखिर संविधान है क्या, 2 से 3 लाइन में संविधान का परिचय देना था। इसके बाद जैसे यहाँ पे ये जो डेट दी है 9 दिसंबर 1976, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण डेट को या महत्वपूर्ण पॉइंट को अंडरलाइन कर देना चाहिए, ये अच्छा रहता है। आप नहीं भी कर रहे तो ऐसा नहीं कि आयोग आपको अयोग्य स्टूडेंट समझेंगे, आप पर किसी प्रकार का एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो पहला मिस्टेक ये रहा कि ये संविधान का परिचय देना छोड़े। इनको जैसे संविधान का परिचय दे देते। संविधान किसी देश का लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है, जिससे उस देश के शासन व्यवस्था का जो होता है ढांचा तैयार किया जाता है। वहाँ उस देश के लिए जो के प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के जैसे अंगों के क्या करते हैं, शक्तियों का निर्धारण करते हैं, ठीक है, और दायित्वों का जो है शक्तियों का सीमांकन करते हैं और दायित्वों का निर्धारण करते हैं। ये एक संक्षेप में दे देते। फिर उसके बाद आ जाते कि भारतीय संविधान का जो है ये जो यहाँ से ये लिखे, इसको फिर भारतीय संविधान का परिचय में देना था कि भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा बनाई गई थी और ये संविधान सभा जनसाधारण द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित एक बुनियादी प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किए गए थे। देखिए एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, आंसर राइटिंग का में सबसे ज़्यादा महत्व क्या होता है, आपके शब्दों का चयन। आप शब्दों का क्या चयन करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपकी भाषा शैली, आप भाषा शैली क्या यूज कर रहे, भाषा शैली का क्या प्रयोग कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भाषा शैली के बाद आपका प्रस्तुतिकरण, आपके पॉइंट्स, आपके उसे कौन से पॉइंट्स दे रहे हैं, फिर इन सब के बाद प्रस्तुतिकरण। एक आंसर राइटिंग फिल्म डायरेक्शन के जैसा होता है। कहने का अर्थ है कि आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, एक्टर भी बहुत अच्छा था, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिल्म को प्रेजेंट ही ऐसे तरीके से नहीं कर पाई कि पब्लिक समझ ही नहीं पाई। नतीजा क्या हुआ, फिल्म फ्लॉप हो गई। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसे होते हैं कि कंटेंट अच्छा रहता है, एक्टर अच्छा रहता है, बजट भी बहुत तगड़ा होता है, लेकिन फिल्म का डायरेक्शन इस तरह हो जाता है कि पब्लिक समझ ही नहीं पाती है कि फिल्म कहना क्या चाह रहा था। नतीजा क्या होती, फिल्म फ्लॉप हो जाती। बिल्कुल यही चीज़ होती है आंसर राइटिंग। आपका शब्द बहुत अच्छे है, भाषा शैली बहुत अच्छी है, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण आपका अगर सही नहीं है तो आपका सारा मेहनत बेकार है। इसलिए कहा जाता है हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क, मतलब कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। तो एक इसके भूमिका में हम लोग समझ गए क्या इन्होंने गलतियां किए हैं। देखिए ये गलती किए और ये कॉपी तब के है जब ये ऑफिसर नहीं बने थे, जब इन्होंने अपना सफ़र ऑफिसर की तैयारी का सफ़र शुरू किया। तो ये पहला क्वेश्चन है जो इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में इन्होंने लिखे थे। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला प्रश्न में भी इनका शब्दों का चयन बहुत अच्छा है। हालांकि ये जनसाधारण की जगह जनमानस शब्द का प्रयोग करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, और इनका पॉइंट्स भी अच्छा है, लेकिन प्रस्तुतिकरण में ये गड़बड़ा रहा है। संविधान का परिचय ना दे देते तो और बेहतर रहता। तो ये एक प्रमाण है कि आपकी आंसर राइटिंग यदि ये कमज़ोर है अभी, या फिर आप नहीं लिख पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप निरंतर प्रयास कीजिए, आपका निरंतर प्रयास से आपका आंसर राइटिंग मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे भी अगर हम लोग चले, ठीक है, तो ये वही गलती कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे पक्ष में कि ये आगे ये क्या कर रहे हैं। ये तो भूमिका था, अब देखते हैं मुख्य भाग में ये क्या लिखे हैं। तो जैसा कि पहले ही हम बोले थे कि प्रश्न 2 भाग में दिखता ज़रूर है, लेकिन है एक भाग में फंसाने के लिए इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन, और बिल्कुल ये फंस गए। हम लोग साफ साफ देख रहे हैं ये फंस गए। ये फिर विशेषता, गुण, अवगुण 3 भागों में लिखे हैं। पहले विशेषता, फिर गुण, फिर अवगुण, यानी कि ये फंस गए। तो देखिए कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है, स्टूडेंट से ही गलती होती है,
इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इनसे गलती हुई थी, इम्पोर्टेंट ये है कि ये गलती से सीखे ही, गलती से डरे नहीं, हारे नहीं, सीखे और आज ये एक ऑफिसर बन चुके हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है। तो गलतियां होती है, गलतियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनमें जैसे ये जो विशेषता लिखी थी, यही मैं कहना चाह रहा था कि शुरुआत में ही संविधान के परिचय में इस तरह से लिख देना था। ठीक है, तो वही चीज़ को ये अलग से कर दिए है। तो यही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, प्रस्तुतिकरण। जो काम 4 लाइन में हो सकता था उनके लिए ये 10 लाइन ले लिए। इससे क्या हुआ, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, प्रस्तुतिकरण आपका गड़बड़ा रहा है, तो ये दिक्कत हो रही है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि आंसर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रस्तुतिकरण, हमें कब कहाँ क्या डालना है। अब आते हैं हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख गुण। ठीक है, वो विशेषता को हटा देखते ये गुण में भी क्या लिखे हैं। तो देखिए गुण में जो भी ये लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं। संविधान का निर्मित होना, सार्वभौमिक नागरिकता, प्रस्तावना, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, और एक चार्ट के द्वारा दिखाया है। तो ये चार्ट आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि चेक करने वाले को आपका कंसेप्ट शुरू में ही समझ आ गया, कम शब्दों में ही समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए ये चार्ट बनाना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसका निर्मित होना है, जो शक्ति के स्रोत के रूप में जनता को निर्देशित करती है। देखिए निर्मित होना और ये जनता के निर्देशित करना दोनों ही गुण है, लेकिन आपस में दोनों का कोई मैच नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा संविधान निर्मित ना होकर के विकसित होता तब भी वो जनता, तब भी उसमें शक्ति के स्रोत के रूप में जनता निर्देशित हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि निर्मित है इसलिए। तो सवाल है कि निर्मित होना फिर गुणकारी क्यों है। तो इस निर्मित होना इसलिए गुणकारी है। तो निर्मित संविधान किसको कहते हैं पहले समझते हैं। निर्मित संविधान वो संविधान होता है जिसको कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया, संविधान सभा द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बना। अब है कि ये फिर फायदा क्या, तो इसका लाभ ये हुआ कि संविधान सभा में जनप्रतिनिधियों द्वारा, जो हमारे जनता द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे उनके ही प्रतिनिधि चुन के गए। इसके अलावा संविधान सभा में क्या होता था, वहाँ पर आम लोगों को भी अधिकार था जाने का, वहाँ पत्रकारों को भी अधिकार था, वो लोग भी बहस में शामिल हो सकते थे, अपने विचार रख सकते थे। यानी कि ये फायदा हुआ कि पूरा देश मिलके बनाया संविधान, यानी हमारा संविधान पूरा देश मिलके बनाया। पूरे देश से पत्रिका जो ड्राफ्ट हुआ था उनको प्रकाशित करके पूरा देश से राय लिया गया, राय लेने के बाद फिर से ड्राफ्ट बना। तो ये हमारे लिए गुणकारी है, ये शक्ति के रूप में निर्देशित होना ये गुणकारी है। लेकिन ये इसका इस पॉइंट से कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट्स ये सारे दिए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है प्रस्तुतिकरण में। भारतीय संविधान भारत के समझ, अब देखिए ये सीधा चले गए कहाँ, यहाँ पर जो ये पॉइंट दिए, यहाँ पर जो ये चार्ट बनाए और यहाँ पर जो ये व्याख्या कर रहे, दोनों मैच नहीं कर रहा है। अब ये चले आए सीधे सार्वभौमिक नागरिक, संविधान का निर्मित होने के बाद, अच्छा यहाँ भी सार्वभौमिक नागरिकता, ठीक है। तो प्रस्तावना, हाँ यहाँ प्रस्तावना है, जबकि प्रस्तावना पहले होना चाहिए। संविधान में पहले प्रस्तावना है, फिर नागरिकता है भाग 2 में। तो आप ऐसे कर भी रहे तो कोई गलत नहीं है, आपका उत्तर गलत नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ प्रस्तुतिकरण बहुत मायने रखते हैं। आप अगर प्रस्तुतिकरण में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो चेक करने, वो एक उसका एक अलग ही आंसर का एक अलग क्वालिटी बनेगा। चेक करने वाले को भी एक मज़ा आएगा, उसको समझ में आएगा आपको कि नहीं आपको स्टेप बाय स्टेप पता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक याद आता गया लिखते गए, याद आता गया लिखते गए। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी था कि स्टेप बाय स्टेप चलते, जैसे संविधान का निर्मित होना। उसके बाद दूसरा गुण होता शक्ति का स्रोत प्रस्तावना होना, फिर तीसरा गुण शक्ति का स्रोत जनता होना। ठीक है, तो अब सवाल एक चीज़ और है, सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। हमारे संविधान का एक गुण ये है कि यहाँ पे हमारे संविधान में प्रस्तावना, ये गुण क्यों है ये भी व्याख्या करना है। तो ये कहीं ये व्याख्या तो किए हैं, लेकिन कहीं कहीं ये मिस कर रहे हैं। जैसे कि ये प्रस्तावना को लेकर के व्याख्या की है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है जो संविधान के उद्देश्य की व्याख्या, यहाँ बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो ये किया कि समस्त नागरिकों को सार्वभौमिक नागरिकता प्रदान करता है, तो ये गुणकारी क्यों है ये नहीं बताए। तो यहाँ बताना चाहिए था कि हमारा देश एक लंबे अरसे तक विदेशी शासकों के अधीन रहा है, और विदेशी शासकों ने हमारे देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर क्या किया, समाज में विष घोलने का जो होता है काम किए।
इससे क्या हुआ, समाज में ऊंच नीच जाति के नाम पे भेदभाव शुरू हुआ और कुछ वर्गों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला और कुछ वर्गों को कोई लाभ नहीं मिला, उसका दमन किया गया। तो इसी वजह से ये गुणकारी है सार्वभौमिक नागरिकता, क्योंकि ये सबको इक्वल में लाने का शुरुआत किया, यानी भारत का समस्त नागरिक को एक ही अधिकार है, एक समान अधिकार है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो। तो ये गुणकारी है, तो इनको ये व्याख्या करना था। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा ना कि नहीं ये गुण, क्यों गुण है वो भी व्याख्या करना था। और स्टेप बाय स्टेप चलते जैसे संविधान का निर्मित होना, फिर हम देते प्रस्तावना, फिर शक्ति का स्रोत जनता होना, ठीक है। उसके बाद आते भाग 1, यानी कि राजनीतिक संविधान द्वारा में क्या करना, भारत का राजनीतिक एवं भौगोलिक परिचय स्पष्ट करना। कहाँ है राजनीतिक एवं भौगोलिक परिचय स्पष्ट, भाई भाग 1 में है। उसके बाद आते फिर नागरिकता पे आते, सार्वभौमिक नागरिकता होना, फिर आते मौलिक अधिकार में, फिर आते हम लोग क्या कहते हैं नीति निर्देशक में, फिर आते मूल कर्तव्य में, फिर आते उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है कार्यपालिका। तो उसके बाद आ जाते कार्यपालिका का, बताते कि भाई दोहरी राजनीतिक कार्यपालिका होती है हमारे यहाँ, जैसे केंद्र में अलग, राज्य में अलग, ठीक है। या फिर संसदीय, सीधे तौर पे हम लोग संसदीय प्रणाली से भी इन कर सकते हैं। उसके बाद न्यायपालिका का होना, न्यायपालिका क्यों गुणकारी है वो भी बताना। भाई न्यायपालिका, हमारे यहाँ का न्यायपालिका का क्या गुण है, तो हमारे यहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है, पहला गुण। दूसरा बात, हमारे यहाँ न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, यानी कि हम लोग प्राकृतिक विधि को फॉलो करते हैं। प्राकृतिक विधि, सकारात्मक विधि में अंतर पता होगा शायद आपको। प्राकृतिक विधि से तात्पर्य होता है जहाँ की लोगों का जो भी प्राकृतिक अधिकार है वो मिलना चाहिए, उसको विधि द्वारा दमन नहीं किया जा सकता है। एवं जो देश इसको फॉलो करता है वहाँ क्या होता है, यथोचित विधि प्रक्रिया होती है, यानी कि न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानून पर, यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को पुनरीक्षण करने का अधिकार होता है और उसको अवैध घोषित करने का भी अधिकार होता है यदि वह संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है। वहीं यदि सकारात्मक विधि में क्या होता है कि वहाँ संसद द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोच्च होता है, यानी उसमें न्यायालय का पावर नहीं चलता, जैसे ब्रिटेन में। तो हमारे यहाँ ये गुण है भाई कि हमारे यहाँ प्राकृतिक विधि, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। उसके बाद और भी कुछ मिसकुलेस गुण पे, जो छोटे मोटे और भी कुछ रह गए, उनको लास्ट में एक संक्षेप में 4-5 लाइन में करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि आप इतना गुण लिखने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, करीब 10 पेज बन जाएगा, उतना समय नहीं है। तो मेन पॉइंट लिख करके लास्ट में क्या किए, इनके अलावा और भी कई गुण हैं देखे जा सकते, जैसे कि करके उन सबको छोटे छोटे पॉइंट्स में डालते लिखते हुए से आगे बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये मिस्टेक रहा, हालांकि इनके पॉइंट्स इन्होंने सारे लिखे हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण में इनका इसका जो होता है गलतियाँ दिख रही है। बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रस्तुतिकरण बहुत ही जरूरी है। जैसे कि देखिए, जैसे कि इन्होंने भी ये लिखा है कि भारतीय संविधान समानता एवं बंधुत्व की भावना पर आधारित है, ठीक है। तो ये जो ये लिख रहे हैं, ये मैं कहाँ पर आपको यही पॉइंट में कहाँ व्याख्या किया था, सार्वभौमिक नागरिकता के साथ, कि सार्वभौमिक नागरिकता क्यों गुणकारी है। तो मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि इन्होंने भी वो सारे पॉइंट्स दिए हैं जो कि होना चाहिए, लेकिन प्रस्तुतिकरण में इनका मिसिंग हो रहा है। तो प्रस्तुतिकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके आंसर राइटिंग में। एक बात को हमेशा समझिएगा, जो भी स्टूडेंट मेंस लिख रहा है, तो ये सारे स्टूडेंट्स पीटी पास करके आए, यानी कि नॉलेज सबके पास है। तो फिर मार्क्स किसे मिलेगा, किसे चुनेगा, जिसका प्रस्तुतिकरण अच्छा रहेगा, जिसका जो अपने नॉलेज को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। अब कोई मूवी साउथ की रहती है, वहाँ कम कमाती है, वही मूवी के क्या होता है, हिंदी प्रोड्यूसर उसके राइट्स खरीद करके उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते और वही फिल्म 400-500 करोड़ कमा लेती। कहाँ पूरा खेल किस पे है, प्रस्तुतिकरण पर। अब देखते हैं कि ये अवगुण में क्या जा रहे हैं। तो अवगुण में एक बात, कभी भी आप लोग एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आंसर राइटिंग में, कि आंसर राइटिंग में कभी भी सरकार और संविधान के खिलाफ सीधे तौर पे नहीं करना है, ठीक है। आप संविधान और सरकार के खिलाफ सीधे तौर पे नहीं लिखना है।
उसका एक तरीका होता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है, क्योंकि आप सीधे तौर पे यदि लिखते हैं तो ये सही नहीं माना जाता है। तो उनको कैसे करना है, आलोचकों के संदर्भ में लेकर उसको लिखना होता है, आलोचकों के संदर्भ में रखकर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने नीरज जी ने बिल्कुल वही काम किए हैं। मूलतः भारतीय संविधान समग्र रूप से एक संतुलित प्रशासनिक दस्तावेज है, परंतु कुछ राजनीतिक विद्वान, यहाँ विद्वान की जगह आलोचक लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राजनीतिक आलोचकों ने समय समय पर संविधान के निम्नलिखित अवगुणों को रेखांकित किया है या फिर वर्णित किया है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वर्णित किया है, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान अत्यधिक विस्तृत संविधान, ठीक है, नियमों की जटिल यह वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है, और अधिकांश उपबंधों के को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, जिसका योद्धार का संविधान है। कुछ शब्दों का परिभाषित नहीं किया गया, जैसे अल्पसंख्यक निरपेक्षता। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, ये जो आलोचना है ये कोई स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कुछ आलोचक मांड है, कुछ आलोचक है जो ये मांड है, इसका कोई क्लियर नहीं कि नहीं ये आलोचना ही है, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये कहा जा रहा है कि 1935 से लिया गया, ये इसलिए उधार का संविधान है। तो देखिए यहाँ दो बातें हैं। पहली बात, 1935 का जब भारत शासन अधिनियम बना था तब तक भारतीयों की राजनीति, ब्रिटिश भारत के शासन में राजनीतिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी। तो वहाँ पर उस अधिनियम को बनाने में भारतीयों का भी जो है राय लिया गया था, भारतीयों का भी राय से बना गया था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप रातों रात कोई सिस्टम नहीं बदल सकते हैं। लोग जो सोचते हैं कि अंग्रेज गया हम अपना ले, बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन वो रातों रात नहीं होता है। आप अगर घर में भी एक नियम बदलते, अगर 10 लोग हैं आपके घर में और एक नियम बदलते हैं तो जरूर है कि 5 लोगों को परेशानी हो सकती है, 5 लोग नाराज हो सकते हैं। तो इस सिस्टम में हमारा देश ढला हुआ था, और जब वो ढला हुआ था तो हम रातों रात उसको बदल नहीं सकते हैं। अगर आज भी सरकार कोई एक नियम बदल देती है अचानक, तो लोग, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और लोग आलोचना करने लगते हैं, सरकार को क्या ज़रूरत था ये नियम बदलने का, अच्छा खासा कानून था, कुछ दिन ऐसे ही चलता तो क्या दिक्कत होता, 6 महीना बाद बदलता, साल भर बाद बदलता। तो आप सोचिए कि सिर्फ एक नियम बदलने पे लोगों का ये हाल होता, तो पूरा सिस्टम बदलता तो लोग कितना परेशान होता। तो इसी वजह से हम लोग वही उपबंध लिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने वही उपबंध लिया 1935 से, जो कि लगा कि इसको लेने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, बेशक वहाँ से लिए, लेकिन अंतर है, उस समय का जो अंग्रेजों के समय में जो न्यायपालिका की शक्ति थी और अभी जो न्यायपालिका की शक्ति है, दोनों में अंतर है। बेशक वहाँ से लिया जरूर गया, ढांचा हम उसी का लिए है, लेकिन अंतर है, शक्तियों में अंतर है। उसी तरह जैसे कि रिजर्व बैंक, लेकिन अंतर है, तब का रिजर्व बैंक का पावर, अभी का पावर अंतर है। तो हम लोगों को जो ज़रूरत का लगा कि नहीं ये अभी हम लोगों को लेना चाहिए, धीरे धीरे हम लोग परिवर्तन करें। तो इसलिए आलोचकों का कहना आलोचना की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप अवगुण के नज़र से देखें, इसके पीछे भी एक कारण थे, इनके पीछे भी कारण थे। अब जैसे ये सब शब्द है, अल्पसंख्यक धर्म, तो इन सब को परिभाषित नहीं किया गया, तो इसको परिभाषित नहीं करने के पीछे एक और कारण था। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कुछ काम जब जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनकर आएंगे संसद में, विधानसभा में, वो करें। उनका मानना था कि बहुत सारे काम हम लोग ही कर लेंगे, तो बाद में जो जनता चुन के भेजेगी संसद में अपने प्रतिनिधि, वो लोग क्या करेंगे। तो कुछ वर्ग उन लोगों के लिए छोड़ते कि भाई वो जनता के बीच से आएंगे, वो डिसाइड करेंगे। कुछ वो न्यायपालिका भी छोड़ दिए कि भाई इस पर जो है बाद में न्यायपालिका पे चर्चा होगी और न्यायपालिका इसका वर्णन कर देगी। तो इसी वजह से ये आलोचक इसका आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन इसको नेगेटिव व्यू से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोगों का, ये नीरज जी के प्रश्न का उत्तर का हम लोग विश्लेषण किए। इनके उत्तर में पॉइंट्स लगभग सारे सही है, लेकिन भूमिका देखा जाए तो थोड़ा सा यदि मिस्टेक जरूर हुआ। भूमिका सही है, लेकिन इसे और उचित तरीके से लिखा जा सकता था अगर ये संविधान से शुरू करते, और इन्होंने सीधे भारतीय संविधान से शुरू किया और संविधान के भी बारे में 2-4 लाइन लिखते और भारतीय संविधान के बारे में यहाँ से इसको लिखना था, और यहाँ से लिखते हुए फिर इसको मुख्य उत्तर में आ जाना था। मुख्य उत्तर में वो फंस गए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन एक भाग में है लेकिन दिखेगा 2 भाग में। तो ये यहाँ पर ये फंस गए नीरज जी। और
उसके बाद जो गुण लिखे, गुण को अगर वो स्टेप बाय स्टेप लिखते तो वो ज़्यादा बेटर होता। हालांकि गुण सारे सही लिखे हैं, लेकिन रैंडमली में अगर स्टेप बाय स्टेप लिखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा वो बहुत सारे गुण ऐसे हैं जिनको वो लिख दे, लेकिन वो गुण है क्यों इनको वो व्याख्या ना कर पाए, उनको भी व्याख्या करना था। और अब गुण को उन्होंने अच्छे से, बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट इसका निष्कर्ष में कुछ छोटी मोटी कमियों के बावजूद नहीं, ये नहीं लिखना है। जैसे हम पहले ही बोले हैं, आपको संविधान के खिलाफ और सरकार के खिलाफ तो जाना ही नहीं है, और ये तो लिखना ही नहीं। छोटे कोई कमियां हमारा, वो आलोचकों का है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नजरिए की बात है। कोई चीज़ हमारे लिए गुण है, दूसरे के लिए अवगुण हो सकता है, तो वो उनका कहना, लेकिन उनके पीछे भी क्या कारण था वो मैं बता चुका हूँ। क्यों संविधान बनाने वालों ने क्या उस पर ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल ध्यान दिया, लेकिन कुछ मजबूरी था, कुछ आगे के लिए छोड़ा, तो इसलिए ये शब्द गलत है। कुछ छोटी मोटी कमियों के बावजूद ऐसा नहीं करना था, लिखना चाहिए। हाँ, यहाँ ये लिख सकते थे, अतः निष्कर्षतः इन आलोचकों के आलोचनाओं के बावजूद, या इन आलोचकों के द्वारा बताए गए इन कमियों के बावजूद भारतीय संविधान समस्त विश्व के संविधान, ये भी गलत है। आपको किसी और से तुलना नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ कह सकते हैं कि समस्त विश्व के संविधानों में भी अन्य संविधान की तरह आदर्श स्थान रखता है। आपको किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इनका मिस्टेक है। खैर कोई बात नहीं, ये इनका पहला आंसर था। जब ये ऑफिसर बनने से पहले हमारे यहाँ इनका ये पहला आंसर राइटिंग था। और ये कॉपी प्रमाण है कि अगर आपसे भी यदि आंसर राइटिंग नहीं हो रहे हैं, यदि आप आंसर राइटिंग लिखने में गलती कर रहे हैं, मार्क्स कम मिल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप निरंतर प्रयास कीजिए। बस आप लिखते रहिए, प्रयास कीजिए और सही रणनीति के साथ सही गाइडेंस में लिखिए। आपका आंसर राइटिंग स्ट्रांग हो जाएंगे और आप भी नीरज कुमार की तरह ऑफिसर बन सकते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हम लोग फिर कल किसी और प्रश्न के उत्तर का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।